Good morning, students. Hope you all are doing well. I welcome you all to my another study session. Today we will discuss about gender concepts and terminology. जेंडर इक्वलिटी की बात हम आजकल काफ़ी करते हैं और यही चीज़ें बीएड के कोर्स में भी ऐड कर दी गई हैं। लगभग जेंडर को जानने के लिए हम इस तरीके से देखेंगे कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। हमारी सोसाइटी में सभी मैन वीमेन बॉयज़ गर्ल्स हैं, उनको एटीट्यूड, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिहेवियर पैटर्न ये सब उस सोशल कंस्ट्रक्ट को बनाने में अपना इम्पैक्ट देता है। हमारी एजुकेशन में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए या जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त करने के लिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए जेंडर पैरिटी यानी कि लैंगिक समता की ओर भी काफ़ी फोकस किया गया है। क्योंकि जब हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, दोनों को इक्वल नंबर पर मिलनी चाहिए। हाँ, जेंडर पैरिटी की जहाँ तक बात है तो ये लैंगिक समता हम आसानी से माप सकते हैं, लेकिन जेंडर इक्वलिटी है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जेंडर पैरिटी को हम इसका केवल एक पार्ट मान सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी जो है वो केवल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ही नहीं है, ये उसके बाद भी अप्लाई होती है जब हम अपनी स्कूल से बाहर अपनी रियलिटी या रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में प्रवेश करते हैं। तो तब हमें पता चलता है कि जो हमने उन्हें एजुकेशन दी थी जेंडर इक्वलिटी की, वो आउटकम के रूप में हमें मिल रही है या नहीं। जहाँ तक हम मान सकते हैं कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो स्कूल हों चाहे वो कॉलेजेस हों, वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते हैं। हाँ, ये चीज़ें जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारी सोसाइटी का एक पार्ट हो सकता है या हमारी कम्युनिटी का पार्ट हो सकता है या हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में है कि आप इस तरीके से ले सकते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए या लड़कियों को अच्छी शिक्षा नहीं देनी चाहिए या लड़कियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती हैं। तो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हमारे चाहे बॉय हों चाहे गर्ल हों, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन पे ये बिहेवियर और उनके बिहेवियर पे चेंजेस लाती है और उनको ये बिलीफ देती है कि जेंडर इक्वलिटी को आप सोसाइटी में भी लेकर जाएं। इसके लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं कि हम इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम जेंडर के बारे में बताएंगे, हम जेंडर के और सेक्स के बीच में डिफरेंस बताएंगे और हम जेंडर डायनेमिक्स के बारे में बताएंगे, जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, अलग अलग प्रकार के जेंडर रोल्स क्या होते हैं तथा जेंडर रोल्स का डेवलपमेंट से क्या मतलब है या उस पे डेवलपमेंट पे जेंडर रोल्स का क्या इम्पोर्टेंस भी है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं। जेंडर कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग इम्प्लाइज करता है सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस, क्योंकि जहाँ तक हम मानते हैं कि सेक्स और सेक्सुअल इनइक्वलिटी को हम जेंडर से जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल वर्ड है, लेकिन जेंडर जो है वो एक सोसाइटल वर्ड है।
तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि लड़कियां जो हैं वो इस नेचर का पार्ट नहीं है। वो भी प्रकृति में पुरुषों के समान ही बनाई हुई हैं और वो भी हमारी कल्चर का ही पार्ट हैं। तो उन्हें किसी भी तौर पे आदमियों से या पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रुपिंग टुगेदर ऑल द डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस मैन और वीमेन में हैं, लेकिन हम इन सारे डिफरेंसेस को, या ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ये हमारे सोशल रोल्स तथा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन में भी हो सकते हैं, तो उन सबको हम एक साथ डिफरेंसेस को एक साथ ला के उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और उनको सोशली एक्सेप्टेबल बनाते हैं। नॉन होमोजेनियस नेचर। नॉन होमोजेनियस नेचर जो है वो वुमेन की एक कैटेगरी बना देते हैं, जैसे कि इनकी ये एज है या एथनिसिटी है या क्लास पे है, उन पे हम डिफरेंसेस के आधार पर से आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट, बेसिक एसिमेट्री एंड हायरार्की। बेसिक एसिमेट्री और हायरार्की ये ग्रुप्स के बीच में हो सकती है, अलग अलग जेंडर्स के बीच में हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, क्योंकि इसमें ये होता है कि एक ग्रुप या एक जेंडर को हम दूसरे पे डोमिनेटेड मान लेते हैं। जैसे कि आप इस सोसाइटी में देख सकते हैं कि मेल पावर जो है वो डोमिनेटेड है, वो डोमिनेटिंग है, और फीमेल जो है वो डोमिनेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, जेंडर के टर्मिनोलॉजी में कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिन्हें हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पहला है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स पर्टिकुलर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर हमारी संस्कृति में उपस्थित रहते हैं। जैसे कि मैन को कहीं कहीं पर इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से कमाने वाला माना जाता है, और वुमेन को माना जाता है कि वो घर के काम काज देखे। कोई चीज़ पॉलिटिकल और सोशल रोल्स में मानी जाती है, लेकिन लगभग अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब विमेन भी बाहर जाके अपना कमाने लगी हैं तथा पॉलिटिकल रूप में भी वो अब अपनी हिस्सेदारी जताने लगी हैं। नेक्स्ट, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी के लिए हमें देखना पड़ता है पर्सन का जेंडर क्या है, क्योंकि पर्सन का जेंडर के आधार पर हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट जब तक करते रहेंगे तब तक जेंडर इक्वलिटी नहीं पा सकते हैं। तो जेंडर इक्वलिटी पाने के लिए हमें ये डिस्क्रिमिनेशन को एब्सेंट करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी से, चाहे वो हमारे कोई भी बिलीफ हों, या फिर हम जब रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं या फिर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो हर जगह पर, या फिर अथॉरिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें पर्सन का जेंडर क्या है उसके आधार पर उन्हें चीज़ें नहीं देनी चाहिए या उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए जाते रहे हैं। जैसे कि आप इस तरीके से ले सकते हैं कि हमने इक्विटी के तौर पर महिलाओं को आरक्षण भी दिया हुआ है कि उन्हें भी वो इक्वलिटी मिले, समाज में वो स्थान मिले जिसके आधार पर वो भी इक्वल फील करें तथा पुरुषों की तरह ही अपना सोसाइटी में रोल प्ले करें। नेक्स्ट है जेंडर अवेयरनेस।
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना चाहिए कि सोशली रूप में सोसाइटी में क्या वो डिटर्मिनेंट हैं जो मेन एंड वीमेन में डिफरेंस करते हैं। हमने उन चीज़ों को, उन डिटर्मिनेंट को जो डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं दूर करने के लिए एक अवेयरनेस चलानी चाहिए। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं, उन सब पे सिंगल मेल का डोमिनेट नेचर नहीं रखना चाहिए। तो कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो दोनों के लिए खुला होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट, जेंडर सेंसिटिविटी। जेंडर सेंसिटिविटी के लिए हम ये जानेंगे, इसमें हम ये जानते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस और इश्यूज जो हैं, जो पहले से ही हमारे समाज में मौजूद हैं, उनको हम कैसे परसीव कर रहे हैं और उनके आधार पर हम कैसे स्ट्रेटजीज बनाएंगे और एक्शंस लेते हैं। क्योंकि ये ब्लाइंडनेस समाज में काफ़ी पहले से ही मौजूद रही है। महिलाओं को उनके अधिकार अब नहीं मिल पाते हैं और सारे कंट्रोल पुरुषों के पास ही रहता है। तो हमें इन डिफरेंसेस और इश्यूज को लेके ब्लाइंडनेस नहीं रखनी है तथा उनके लिए सेंसिटिव रहना है। नेक्स्ट, जेंडर एनालिसिस। इसके लिए हमने मैन और वीमेन के जो अलग अलग रोल्स हैं, जो डिफरेंट रोल्स हैं, उनमें इनइक्वलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उसके आधार पर उनकी वेलबींग के लिए, उनके अच्छे हेल्थ के लिए, उनके अच्छी लाइफ के लिए उन इक्वलिटीज़ को दूर करना है। नेक्स्ट, जेंडर मेन स्ट्रीम। ये प्रोसेस वीमेन और मैन के कंसर्न्स को इंश्योर करने के लिए की जाती है, क्योंकि जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है या मॉनिटरिंग का सवाल है या एवल्यूशन का सवाल है, उसके लिए जो लेगिस्लेशन है, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको सही तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें इंश्योर रहना पड़ता है कि हमें वो जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो प्रॉपर रूप से अप्लाई हों। क्योंकि जब तक पॉलिसीज़ बनती रहेंगी और वो अप्लाई नहीं होंगी तो जेंडर इक्वलिटी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी के लिए हम, चाहे वो मैन हो, वीमेन हो, गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, तो उन सब को देख के ये जानना चाहिए कि सबको जो हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम दे रहे हैं या एजुकेशन दे रहे हैं, वो प्रॉपर रूप से मिल रही है नहीं। तो हर एक लड़का लड़की हो, वो दोनों समान रूप से अपने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को, एजुकेशनल सर्विसेज को अलग अलग डिफरेंट लेवल पे और अलग अलग डाइवर्स फॉर्म्स पे प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, यही जेंडर पैरिटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें देखते हैं वो देखते हैं कि जेंडर और सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जेंडर टर्म्स जो है वो एक कल्चरल सोसाइटल टर्म है। सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं मैन और वीमेन में। इसको हम निम्नलिखित एट्रीब्यूट्स के आधार पर देख सकते हैं। पहला, एक डेफिनेशन के रूप में, सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है या कॉस्मोलॉजिकल है और जेंडर जो है वो सोशल है, ये नेचुरल डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, मीनिंग।
सेक्स जो है वो फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के आधार पे होता है, क्योंकि मैन और वीमेन की दोनों की ही फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक जो होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन जेंडर रिफर जो करता है वो सोशल कल्चरल एक्सपेक्टेशन के आधार पर होता है, और उसी आधार पर जो हम एक्शन करते हैं उस पर उसको जेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट, एस्पेक्ट ऑफ चेंज। सेक्स में हम मेल और फीमेल को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इन्नेट एबिलिटी है, क्योंकि ये जन्म के साथ ही होती है। लेकिन जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर आइडेंटिफाई होता है हमारी सोसाइटी के द्वारा। जैसे कि एक पुरुष प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है, या फिर एक पुरुष अगर किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य बन सकता है तो एक महिला भी किसी विद्यालय की प्रधानाचार्य बन सकती है। नेक्स्ट, एस्पेक्ट ऑफ रोल। ये सेक्स जो है वो पूरी हमारे इतिहास से लेके कल्चर से लेके अभी तक एक विभिन्नता के रूप में मौजूद रहा है। लेकिन जेंडर जो है वो अलग अलग हिस्ट्री में अलग अलग सोसाइटी में डिफरेंट होता रहा है। तो जेंडर हिस्ट्री के आधार पर या सोसाइटी के आधार पर अलग अलग जेंडर रोल्स को अपनाता रहा है। नेक्स्ट, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी जो बनती हैं वो फिजिकल बॉडी के डिफरेंसेस के आधार पर बनाई जाती हैं सेक्स में, जबकि जेंडर में पॉलिसीज़ होती हैं वो जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर रोल्स के आधार पर बनाई जाती हैं। धन्यवाद।